पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई को रिजाइन दिया और अपने कार्यकाल से लगभग 2 साल पहले ही रिजाइन दे दिया। और इसकी वजह बने जस्टिस वर्मा, जिनको की सरकार चाह रही थी कि महाभियोग का प्रस्ताव वो लोकसभा में लाए, उसको धनखड़ जी ने राज्यसभा में ही स्वीकार कर लिया, और वो भी विपक्ष के आवेदन देने पे। और जब उन्होंने रिजाइन किया तो उसके बाद से वो पूरी मीडिया से अदृश्य हो गए, सार्वजनिक जीवन से अदृश्य हो गए, और तरह तरह की अटकलें लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। यहां तक कि लोगों ने आरोप लगाया कि धनखड़ जी नजरबंद हैं, सरकार ने उनको नजरबंद कर रखा है, धनखड़ जी कहां गायब हो गए, उनका स्वास्थ्य कितना खराब है, इतनी जल्दी उन्होंने निर्णय कैसे ले लिया, तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। और इसी बीच में धनखड़ जी का भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो हाल ही में यह पता लगा कि धनखड़ जी कहां हैं, और वो तो निकले पेंशन बढ़वाने के लिए आवेदन दे रहे थे। तो ये पूरा मामला क्या है इस सेशन में समझेंगे, और एमपी एमएलए की पेंशन क्यों नहीं बंद हो रही है, कब तक चलती है, क्या एक ही व्यक्ति अगर एमपी बना हो, एमएलए बना हो, वाइस प्रेसिडेंट बना हो तो सब जगह की पेंशन एक साथ पा सकता है, या केवल एक ही जगह की पेंशन पाएगा। इन सब मुद्दों के ऊपर इस सेशन में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो चलिए बात करते हैं, एक एक करके मुद्दे को उठाते हैं। पहली बात यह है कि हम ये समझते हैं कि पेंशन है क्या। ये तो आपको पता ही है कि पेंशन एक ऐसी व्यवस्था है कि जब सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकार के लिए समर्पित कर देता है तो सरकार क्या करती है, एक राशि चुन लेती है। मूल रूप से 2004 तक, 1 जनवरी 2004 तक ओल्ड पेंशन स्कीम स्थापित थी, और उसके अंतर्गत क्या था कि आप जब रिटायर होंगे तो आपकी अंतिम सैलरी का 50% आपको मिलेगा। उसमें एक सुरक्षा होती थी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था। जो व्यक्ति अगर पेंशन पा रहा है तो उसको अपनी ओर से जॉब में कुछ नहीं देना होता था, वो पैसा सीधे सरकार देती थी। वो कहीं शेयर मार्केट में, बैंक में, सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड नहीं होगी। एक तरीके से सरकार ये जवाबदेही और जिम्मेदारी मानती थी कि जिन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया उसको हम ये पेंशन देंगे। 2004 में सरकार ने तय किया कि भाई इससे तो हमारा जो घाटा है, बजट घाटा है, वो तो बढ़ता जा रहा है, राजस्व घाटा। हमारी जितनी आय हो रही है उसमें अगर हम देखें तो पेंशन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि आज से 1 जनवरी 2004 के बाद से जो भी नई नियुक्तियां होंगी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की, उसमें पेंशन बंद कर दी जाएगी, खाली सशस्त्र बलों को छोड़ के। चलिए, तो बड़ा बढ़िया बात हो गई। चलिए, अगर इसको सही भी माने तो हम इसको और थोड़ा डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नेताओं की भी पेंशन बंद हुई। अब यह कह दिया गया कि एक न्यू पेंशन स्कीम आएगी जो 1 जनवरी 2004 के बाद से अभी तक लागू है। उसमें कर्मचारी को अपनी पूरी जॉब के समय में एक कंट्रीब्यूशन देना होगा न्यू पेंशन स्कीम के तहत, और जितना पैसा वो देंगे उतना ही सरकार अपनी ओर से निवेशित करेगी, और वो पैसा म्यूचुअल फंड्स में, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में सरकार लगाएगी। तो ये बाजार के जोखिम के अधीन आ जाएगा। जब अंतिम समय पर रिटायर होंगे तो अब उसकी वैल्यू बाजार के ऊपर निर्भर करेगी। इसका मतलब यह है कि सरकार अब पूर्ण रूप से पैसा नहीं लगाएगी, जो व्यक्ति पेंशन पाएगा वो अपनी ओर से भी कंट्रीब्यूट करेगा, और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दे दिया गया। तो इसमें एक बाजार का जोखिम है, एक सर्टेनिटी नहीं है कि इतना अमाउंट ही मिलेगा, और कह दिया गया कि ये सबके लिए खोल दिया गया। चलिए, ये भी बात मान लेते हैं सरकार की कि आपने सरकारी घाटे को कम करने के लिए ये किया है। हालांकि अगर सरकारी घाटे की बात करेंगे तो हजारों करोड़ रुपए का सरकार अपना प्रचार करती है कि हमने ये काम किया, वो काम किया, जिससे कि पब्लिक ओपिनियन बने, एक माहौल बने जिससे कि उनको वोट में फायदा हो। जगह जगह देखिए, मेट्रो पे, बस स्टैंड पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती है, पूरे देश में प्रचार किया जाता है। इसका खर्चा कौन दे रहा है? इसका खर्चा हम दे रहे हैं। सरकार जो प्रचार करा रही है, और बाद में ये जो प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे होते हैं, इतने सारे मंत्री जाते हैं, अधिकारी जाते हैं,
इन सब का खर्चा भारत की जनता देती है। चलिए एक लहजे से मान भी लें कि ये बात सही है कि राजस्व घाटे को, सरकारी घाटे को कम करने के लिए आपने पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी, तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर पेंशन खत्म हुई है तो सबकी होनी चाहिए थी। अब मैं जगदीप धनखड़ वाले केस में इन सब मुद्दों की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि धनखड़ साहब ऑलरेडी 2.73 लाख रुपीस वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 3.25 लाख रुपए उनको मिलेगा पेंशन। 3.25 लाख रुपए पर मंथ। एक डॉक्टर मिलेगा V7 टाइप का, मतलब कि वो जो टॉप के सरकारी बंगले होते हैं वो मिलेगा, जब वो उपराष्ट्रपति आवास खाली कर चुके हैं अब आज की डेट में, तो उनको बकायदे वीवीआईपी फैसिलिटी मिलेगी, एक प्राइवेट डॉक्टर मिलेगा, सारी सेवाएं फ्री होंगी, मेडिकल सर्विसेज फ्री होंगी, ड्राइवर फ्री होगा, सारे अलाउंसेस फ्री होंगे, तो उनका तो पैसा बच ही जाएगा। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अभी अभी राजस्थान असेंबली में एक आवेदन दिया। देखिए 3.25 लाख रुपए उनको मिलेगा पेंशन, इसके बावजूद उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया राजस्थान असेंबली की सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में, कि जी मेरी जो पेंशन है विधायक के रूप में, 1993 से 98 तक वो विधायक रहे थे, तो वो पेंशन उनको चाहिए। और तो वो पेंशन कितनी है? लगभग 35,000 रुपए। लेकिन अगर आप 70 साल से ऊपर हैं तो राजस्थान में एक नियम है कि आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो लगभग 42,000 पेंशन के लिए उन्होंने अभी अभी चिट्ठी लिखी है। सब लोग उनको ढूंढ रहे थे कि उनको कहां चले गए लोकतंत्र बचाने की मुहिम में, और इसी बीच में वो पेंशन के लिए अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं, तो डबल पेंशन स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि अब समझिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का तो पेंशन फिक्स है, एमपी, लेकिन एमएलए वाला जो पेंशन है वो हर राज्य में अलग अलग है, कहीं कम कहीं अधिक। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति जो एमपी एमएलए के पद पे है, क्या वो डबल पेंशन पा सकता है? सवाल यह है। तो देखिए राजस्थान में तो एक व्यवस्था है कि त्रिस्तरीय, मतलब अगर आप एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो आप तीनों पेंशन एक साथ अप्लाई कर सकते हो और मिल सकता है। कमाल की व्यवस्था है भाई। इसके अलावा कई राज्यों में 2-2 पेंशन मिलने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आप एमपी एमएलए बन जाते हैं तो आजीवन पेंशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप और कोई पद पे चले गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तो वो वाला भी पेंशन आपको मिलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आम जनता जो इस लोकतंत्र में सरकारें बनाती है, इन सार्वजनिक प्रतिनिधियों को चयन करती है, उसका पेंशन ये बोल के खत्म कर दिया गया कि राजस्व पे हमारे बोझ है, सरकार का घाटा बढ़ रहा है, आम जनता बोझ हो गई। और नेताओं ने अपने लिए ये व्यवस्था कर ली कि अगर वो 3-3 पदों पे भी बैठे रहेंगे तो तीनों पदों का पेंशन लेंगे आजीवन। क्या ये राजस्व पे बोझ नहीं है? और ये कोई व्यवस्था ऐसी तो नहीं कि अभी बनी है, ये तो पहले से ही बनी है। जब नेताओं के अपने मुद्दे पे बात आती है, अपनी फैसिलिटी, अपनी जो पेंशन है, अपनी सेवाएं हैं, तो उस समय ध्वनि मत से सब लोग टेबल बजा के और बिल पारित कर देते हैं, कानून बन जाता है। लेकिन आम जनता पे कोई होर्डिंग दिखाएगा, बैनर दिखाएगा, लोग भागने लगेंगे, आग लगा देंगे, पेपर फाड़ देंगे। तो यही नेताओं का दोहरा चरित्र है। अब बताइए कि जब ये पेंशन ले रहे थे 3.25 लाख रुपए, तो 42,000 रुपयों के लिए ये राजस्थान सचिवालय में अप्लाई करते हैं, और खुद सचिवालय ही कहता है कि इन्होंने अप्लाई किया है, और सचिवालय विचार करके बताएगा, मतलब अप्रूव कर देगा। तो अब बताइए कि जब व्यक्ति इस लेवल पे जाके भी पेंशन का मोह नहीं छोड़ पा रहा है, डबल पेंशन, ट्रिपल पेंशन, तो आम जनता बोझ हो गई है सरकारों के लिए। लेकिन नेता अपने को बोझ नहीं मानते, अपने को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं, अपने को विरासत मानते हैं, अपने को आम जनता से ज्यादा काबिल मानते हैं। और पता नहीं ये कौन सा नेताओं का गुण है कि एक क्लर्क बनने के बाद भी एक एग्जाम देना पड़ता है। क्लर्क बनने के लिए भी भारत में बड़े एग्जाम्स तो छोड़ ही दीजिए, भारत में लगभग सभी जो पद हैं वो एग्जाम्स के थ्रू ही भरे जाते हैं।
और वहां पे लोग परीक्षा देते हैं, ट्रेनिंग चलती है, चेक किया जाता है सूटेबिलिटी, प्रोबेशन पीरियड होती है, उस काम को समझने की आपको कला आ रही है कि नहीं, उस काम का सही तरीके से आप डिलीवरी कर पाएंगे कि नहीं, और फिर आपको पद दिया जाता है और फिर आपको जांचा जाता है। अगर पद के अनुकूल नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नेताओं के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं कौन की कमाल की इनके पास काबिलियत होती है। चुनाव जीतते ही जाहिल से जाहिल नेता, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी कोई भी मंत्री बन जाता है और उस मामले का विशेषज्ञ हो जाता है। जिसने कभी शिक्षा नहीं ली वो शिक्षा मंत्री बन सकता है और अपने को विशेषज्ञ घोषित कर सकता है बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई परीक्षा के। जिसने आज तक अपनी रक्षा नहीं की वो रक्षा मंत्री बन सकता है। जिसका अपना घर नहीं संभल रहा है वो गृह मंत्री बन सकता है। जिसको फसलों का ज्ञान ही नहीं है वो कृषि मंत्री बन सकता है। और फिर क्या करेगा कृषि मंत्री बन के? पुष्पक विमान में उड़ेगा और कोई अंतरिक्ष में पहले ही घूम आएगा। यही सब होगा। तो कहने का मतलब यह है कि नेताओं के लिए अलग रूल है, आम जनता के लिए अलग रूल है। लेकिन दो मुहापना देखिए नेताओं का। वो कहते हैं कि हमारा जन्म ही हुआ है आम जनता की सेवा के लिए। हमारा जन्म, हम सेवा भाव से बने हुए हैं। सीएम, पीएम, राज्यपाल बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। यही दो मुहा चरित्र है भारत की राजनीति का। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की ये पेंशन बंद होनी चाहिए? अगर आम जनता के लिए एनपीएस है तो इनके लिए भी होना चाहिए। इनके लिए अलग से क्यों व्यवस्था है? इनको क्यों 2-2, 3-3 पेंशन मिलनी चाहिए? क्या ये राजस्व व्यापार नहीं है? इसका मतलब कि हम एक भ्रम वाली डेमोक्रेसी में रह रहे हैं क्या? एक ऐसे लोकतंत्र में है जो लोकतंत्र एक छलावा है। खाली हमें एक लोकतंत्र के बबल में रखा गया है कि हमें दुनिया रंगीन दिखे, सतरंगी दिखे, लेकिन वो है नहीं। वो सतरंगी दुनिया नेताओं की है। आपको क्या लगता है? बताइएगा। ये कैसा लगा सेशन? जो हमने मुद्दे उठाए वो ठीक है कि नहीं? क्या ये पेंशन चलती रहनी चाहिए? आपको क्या लग रहा है? या आम जनता को भी पेंशन मिलना चाहिए? अगर पेंशन नेताओं को मिल रही है तो आम जनता को भी मिले। अगर आम जनता को पेंशन से हटाया जा रहा है तो नेताओं को भी हटाया जाए। अगर आम जनता बोझ है राजस्व पे तो नेता भी बोझ हैं। वो कोई राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है। तो आपको क्या लगता है? अब कमेंट में बताइएगा जरूर। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरीके किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।